वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारा यह अपना चल रहा है 100 प्रश्नों का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके जरूर देख लेना। ठीक है, ये हमारा प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल 2 और फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण ये 100 प्रश्न है। इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे तो आपको बताना है डॉक्टर कृष्णा पुनिया है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान में कितनी महिलाएं लोकसभा में सांसद हैं। तो वर्तमान में राजस्थान से दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 3 महिलाएं लोकसभा में सांसद हैं। कौन कौन सी? दिया कुमारी राजसमंद से, जसकौर मीणा अपने दौसा से और रजिता कोहली अपने भरतपुर से। ये अपने वर्तमान में राजस्थान से 3 महिला सांसद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी देश के टॉप 75 टूरिस्ट स्पॉट में शामिल प्रदेश के किस किले को शामिल किया गया है। तो प्रदेश के दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ का और मंडोर का किला जोधपुर का और खींवसर किला नागौर का, ये उपयुक्त सभी के सभी अपने टॉप 75 टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए यह वीडियो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पेशेंस बना करके अंत तक जरूर देखना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ये अपने लेवल 2 और लेवल फर्स्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के तहत लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो यहाँ पे दोस्तों अपने पुस्तक का विमोचन किया है कि द कैमल विद ए जापी, द कैमल विद ए जापी पुस्तक का विमोचन किया है कलराज मिश्र के द्वारा। अगला है कि राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है। तो राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है राजस्थान में। अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार 2022 से राज्य की शख्सियतों को सम्मानित किया गया है, उनसे संबंधित कौन सा कथन अपने को असंगत बताना है कि कौन सा कथन असंगत है। दोस्तों श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध कला क्षेत्र से है, बिल्कुल है। अवनी लेखरा का संबंध चूरू से बता रखा है, लेकिन चूरू से नहीं होगा। अवनी लेखरा का खेल एवं एयर राइफल से है, बिल्कुल ये भी सही है। रामदयाल शर्मा का संबंध कला क्षेत्र से है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर अपना दूसरा आ जाएगा, क्योंकि अवनी लेखरा का संबंध चूरू जिले से नहीं है। अगला प्रश्न है कि पारिवारिक स्थिति के कारण जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को फिर से रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है। तो दोस्तों अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा जागृति बैक टू वर्क योजना स्टार्ट की है। ठीक है, जागृति बैक टू वर्क योजना। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ था, बिल्कुल ये कथन अपना बिल्कुल राइट है। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा, ये भी बिल्कुल राइट है। अगला कि सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल ये भी राइट है। अगला गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए बीमा राशि दी जाएगी, ये अपना गलत आ जाएगा, यही अपना गलत आ जाएगा। और सभी 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे अपने। ठीक है, किसके बारे में? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। ठीक है, इसकी शुरुआत आपसे पूछ सकता है, तो 1 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इस योजना का जो नवीन चरण है वो 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ था। ठीक है, नवीन चरण। ठीक है, और जिसके अंतर्गत गरीब जो गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए तथा सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपए तक का इलाज प्रति परिवार को प्रतिवर्ष निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 लाख दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर 4.5 लाख होता तो अपना राइट आंसर आ जाता। ठीक है, तो राइट आंसर 1, 2, 3। अगला राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों का पर विचार कीजिए। तो राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो विचार करें दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों अपना 1, 4, 3, 2 अपना राइट आंसर आ जाएगा। इनको पदयुक्त पदाधिकारियों के सही अवरोही क्रम में बात करें तो 1, 4, 3, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1, 4, 3, 2। तो 1, 4, 3, 2 यहाँ पे कहां पे है? 1, 4, 3, 2। तो 1, 4, 3, 2 तो 1, 4,
3 और 2, यानी कि पहले मुख्य सचिव, फिर शासन सचिवालय, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर उप सचिव। ये इस तरह से इनका अवरोही क्रम में मिलान कर दिया आपने। ठीक है, चलिए अगला है कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो मीराबाई की क्रीड़ा स्थली यानी कि खेलने की स्थली आपसे पूछ सकता है। तो मीराबाई की जो क्रीड़ा स्थली है वो मेड़ता नागौर है। क्या है? मेड़ता नागौर की। ठीक है, और मीराबाई मेड़ता के राठौड़ वंश के शासक राव रतन सिंह की पुत्री थी। और मीराबाई का जन्म आपसे पूछ सकता है तो 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कुड़की गांव मेड़ता में हुआ था। और मेड़ता ही इनका क्या है? मेड़ता इनका क्रीड़ा स्थल रहा है खेलने कूदने का। और इनका बाल्यकाल वैष्णव धर्म से ओतप्रोत था। मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी। आपसे पूछ सकता है कि मीराबाई की जो भक्ति भावना है वो किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी। कौन से भाव की? माधुर्य भाव की थी। चलिए अगला कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो सास बहू का मंदिर आपसे पूछ रहे हैं तो नागदा में स्थित है। कहाँ पे है? नागदा। और नागदा कहाँ पे है? नागदा अपने उदयपुर में है। ठीक है, यह मंदिर मुख्यतः भगवान सहस्त्र बाहु यानी कि विष्णु जी का मंदिर माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सास बहू के नाम से जाना जाता है, सहस्त्र बहू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों इनमें से कौन सी योजना है जो अपने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की गई थी? दोस्तों इनमें से अपने IM शक्ति उड़ान योजना अपने 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। तो सबको पता है भीलवाड़ा जिले का प्रतीक अपने क्या है? मोर है। ठीक है, मोर अपने। और दौसा का आपसे पूछ ले तो दौसा का आपको बताना है खरगोश। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले का आपसे पूछ ले तो छोटा किलकिल बताना है। और आपसे अजमेर का पूछ रहे तो अजमेर का खड़मोर बताना है। अजमेर का खड़मोर बताना है और मोर अपने भीलवाड़ा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्न में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। तो दोस्तों अपने भाग 16 को संशोधित किया है 2019 द्वारा। ठीक है, कानून 2019 संशोधन द्वारा। अगला है कि प्रारंभिक शिक्षा में कक्षाएं सम्मिलित है। तो प्रारंभिक शिक्षा में अपने कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं? तो 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं अपने प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 लागू किया गया था? तो किस दिनांक को किया गया था? दोस्तों अपने आपसे दिनांक पूछ रहे तो 1 अप्रैल 2010 को अपने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। तो कौन होंगे? तो दोस्तों इनमें से अपने होंगे सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित कक्षाएं ली जाएंगी? तो दोस्तों अपने किन कक्षाओं की नियमित कक्षाएं ली जा सकती है? तो 5वीं और 8वीं की। यानी कि क्या करा है कि बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी? तो दोस्तों 5वीं 8वीं की नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी। ठीक है, सत्र के समाप्त होने पर। अगला कि आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपकी बेटी योजना आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 4-5 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अपने 4 स्वतंत्र वर्टिकल आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है उपरोक्त सभी। पहला है कि विनिमय के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकीय परिषद NHERC। ठीक है, और दूसरा है मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC। और तीसरा है वित्त पोषण के लिए उच्चतम शिक्षा अनुदान परिषद HGC। और चौथा है कि प्रत्यान के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान परिषद NSC। ठीक है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है? तो पहला है कि बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए 5+3+3+4 आगे क्या है? पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। अगला है कि 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना 3-8, 8-11, 11-14 की और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। अगला 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, बिल्कुल है। अगला 2 से 5 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, ना कि 3 से लेकर।
यानी कि अपना क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 से 5 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, नहीं 3 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। तो राइट आंसर अपना चौथा आ जाएगी, यही अपना असंगत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, किन को छोड़कर स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों अपने छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री को, और सभी के सभी अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक अपने सदस्य होते हैं स्कूल प्रबंध समिति के। और स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति अपने स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं। और स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड जहां स्कूल स्थित है वो भी होते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री इसमें कोई रोल नहीं रखता स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों में, ठीक है, शिक्षा मंत्री थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सीसीई के प्रक्रिया के एसआईक्यूई कार्यक्रम में के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में सही कौन सा है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सीसीई के प्रक्रिया के एसआईक्यूई कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में से सही कौन सी समिति है? तो इसमें से पूछ सकता है, तो उपरोक्त सभी के सभी सही हैं। पहला देखिए, परियोजना परिचालन समिति सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है, बिल्कुल। राज्य कार्यकारी समूह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन है, बिल्कुल। राज्य शैक्षिक समूह शैक्षिक तथा तकनीकी मुद्दों के लिए सर्वोच्च निकाय है, बिल्कुल। यानी उपरोक्त सभी के सभी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीक्षा राइज कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो दीक्षा राइज कार्यक्रम का निर्माण आपसे पूछ रहे हैं, तो किसके सहयोग से किया गया है? तो एनसीटी के सहयोग से किया गया है, ना कि एनसीईआरटी, ना कि सीबीएसई, ना कि निष्ठा, ठीक है। तो राइट आंसर एनसीटीई के अंतर्गत किया गया है दीक्षा राइज कार्यक्रम का निर्माण। अगला प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत ई कंटेंट के लिंक के साथ भेजने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो उसके साथ भेजने वाला संदेश है दोस्तों, हर सवेरे 9 बजे हर घर स्कूली घंटी बजे। ये अपने स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत ई कंटेंट के लिंक के साथ भेजा जाने वाला संदेश है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? तो भारतीय रेल एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र आपसे पूछ सकता है, तो 15 नागौर में है, ठीक है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो किस जिले में प्रारंभ किया गया था? सबको पता है राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों ये अपने जालोर जिले में, सुधा माता जालोर जिले में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला है कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो अपने दोस्तों वर्ष पूछ सकता है, तो आपको बताना है 2019 में अपने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न आ चुका है सम्मिलित करने वाला, ठीक है। एक तरफ है खान, एक तरफ है खनिज। ऐसे प्रश्न बहुत ही शानदार होते हैं। अगर हमें 2 का जवाब ठीक पता है तो अपने 2 का तो आसानी से आ जाता है। तो सबको पता है दोस्तों अपने कि डेगाना अपने किससे संबंधित है? टंगस्टन से संबंधित है। और झामर कोटड़ा अपने किससे संबंधित है? ये अपने मांडो की पाल से संबंधित है। और अपने पूछ सकता है झामर कोटड़ा तो अपने रॉक फास्फेट से संबंधित है। नहीं, झामर कोटड़ा अपने फ्लोस्पार से संबंधित है, ठीक है। और झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट आएगा भाई, हाँ। और अपने जो मांडो की पाल है वो मांडो की पाल अपने किससे संबंधित है? फोल्सपार से संबंधित है। और अपने गोठ मांगलोद अपने जिप्सम से संबंधित। तो राइट आंसर पहले का 1 और तीसरे का 3 और दूसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, तो यानी कि फर्स्ट यानी कि फोर्थ अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंधित उपजातियां हैं? तो बीजा और माला उपजाति आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों ये अपने सांसी जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है। अगला कौन सा असत्य है? तो असत्य कथन की अगर बात करें तो पहला की यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल। माई कंचन राजस्थान में चावल की उच्चतम उत्पादन देने वाली किस्म है। माई कंचन है क्या? लेकिन माई कंचन तो अपने चावल की नहीं है ना, नहीं है। तो राइट आंसर ये जाएगा, यही असत्य है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो सूरतगढ़ कृषि फोरम की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, बिल्कुल की गई थी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ऐसे जिले अपन को छांटना है, तो ऐसा जिला अपना पाली जिले का लिंगानुपात अपने 1000
कितना है? 3 है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर पाली जिले के बाद आपसे पूछ ले तो राजसमंद का है 998। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? अवनयन का प्रमुख कारण आपसे पूछ ले उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता का, तो आपको बताना है दोस्तों जल भराव। ठीक है, इसका प्रमुख कारण आ जाएगा। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क आपसे पूछ ले तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है सज्जनगढ़ के बारे में आपसे पूछ सकता है कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य अपने कहां पे है और किस जिले में है? तो कहां पे है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य? सज्जनगढ़ में है। और सज्जनगढ़ कहां पे है? उदयपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान की बात करें तो ये अपने हुआ था 1991 में। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो राजस्थान से होकर कौन सी नदी नहीं बहती, इसके बारे में अपन को बताना है। दोस्तों आप सबको पता भी होगा कि रूपारेल अपने अलवर में है, ये बहती है। माही बहती है, लूणी बहती है, लेकिन ताप्ती नदी अपने राजस्थान से होकर नहीं बहती। अगला निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और जिला में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है उसके बारे में अपन को छांटना है। तो आपको भी पता हो कि सोम अमला कंबा डूंगरपुर सम्मिलित है, सोम कागदर अपने राजसमंद के नहीं है, नौर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू की है और श्रावण बादो अपने कोटा की है। तो राइट आंसर दूसरा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो अपन जलवायु प्रदेश दे रखा है और एक तरफ राजस्थान का भाग दे रखा है, तो कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं आ जाएगा? तो EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान से संबंधित है क्या? नहीं, ये पहले अपना राइट आंसर आ गया। DAW वहीं अपने उत्तरी राजस्थान का है, मध्य राजस्थान का अपने DAW है ही, और DBW अपने उत्तरी राजस्थान का है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का CAW है। तो राइट आंसर अपने फर्स्ट ही आ जाएगा। इनमें से कौन सा पर्वतीय चोटी और ऊंचाई सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ पर्वत चोटी और एक तरफ उसकी ऊंचाई, तो कौन सा अपने सम्मिलित नहीं आ जाएगा, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों सबको पता है या फिर आपको भी पता होगा कि अपने जो जरगा है वो 1431 है, शेर 1597 में, रघुनाथगढ़ 1055 है, लेकिन अचलगढ़ अपने 1280 नहीं है। ठीक है। चलिए अगला कि 56 का मैदान अवस्थित है। तो 56 के मैदान के बारे में किसे नहीं पता, एक बार हाथ ऊंचे कर दीजिए कि 56 के मैदान के बारे में सबको पता है कि 56 का मैदान अपने कहां पे है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। अगला भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में चरण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कितने चरण थे? 7 चरण थे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मंगल सिंह कछावा। ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो इनमें से दोस्तों अपने महिला थी अंजना देवी चौधरी। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो इनमें से कौन सी सैनिक छावनी थी? वो थी दोस्तों अपने टोंक सैनिक छावनी अपने राजपूताना में स्थित नहीं थी। वहीं नशीराबाद राजपूताना में स्थित थी, देवली थी और एरनपुरा थी। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचनाओं के बारे में आपसे पूछ रहे तो कौन सी रचना इनमें से कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचनाओं के बारे में आप सबको पता भी होगा कि अपने ऋतु संहार कालिदास की है, रघुवंश कालिदास की है, मेघदूत कालिदास की है, लेकिन मत्स्यकट्टिकम ये अपने कालिदास की रचना नहीं है। अगला बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो इनमें से दोस्तों अपने हैं अनूप सिंह के द्वारा। अलग बुलाक आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो बुलाक आभूषण अपनी स्त्रियां है ना वो अपने नाक में धारण करती है। लंपा लंपी किरण और गोखरू क्या है? लंपा लंपी किरण और गोखरू दोस्तों आपसे पूछ ले तो अपने गोटा की विभिन्न किस्में हैं लंपा लंपी किरण और गोखरू। ठीक है, याद रखना गोटा, जो गोटा होते हैं महिलाएं जब लुगड़ी की अपनी लगाती है तो उसको गोटा बोलते हैं। ठीक है, उसकी किस्म है। अगला है कि निम्न में से किस महिला को नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो इनमें से आपसे महिला पूछ ले तो आपको बताना है अंजना देवी चौधरी जी को। अगर देवनारायण का प्रमुख मुख्य पूजा स्थल आपसे पूछ सकता है तो सबको पता है मुख्य पूजा स्थल देवनारायण जी का आसिंद, और आसिंद कहां पे? भीलवाड़ा में। अगला सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है?
तो सूफे संत मीठे साहब की दरगाह से पूछ ले तो गागरोन दुर्ग अपने झालरा पाटन झालावाड़ में। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, तो मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो विवाहोत्सव पर पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी, ठीक है, विवाहोत्सव पर, विवाह के अवसर पर। अगला घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो घुघरी पूछ सकता है, केवड़ा आपसे पूछ सकता है, ये आदि के आदि लोकगीत अपने किस क्षेत्र से संबंधित है? इस सभी के सभी दोस्तों अपने मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित लोकगीत है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत है, तो इसके बारे में पता लगाना है। तो इनमें से कौन सा असंगत है? तत्वाद्य यंत्र एकतारा बिल्कुल, सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा, घन वाद्य यंत्र खड़ताल, अवरुद्ध में अपना जंत्र नहीं आता। अगला प्रश्न है अमृता देवी स्मृति में खिचड़ी शहीद मेला कब लगता है? तो अमृता देवी की स्मृति में दोस्तों जो खिचड़ी का जो शहीद मेला है वो आपको पता होगा अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, और कौन से जिले में? अपने जोधपुर जिले में लगता है, ठीक है, खिचड़ी ग्राम में। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग इनमें से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? कुंभलगढ़ अपने कुंभा द्वारा, बसंती दुर्ग कुंभा द्वारा, मचान दुर्ग कुंभा द्वारा, लेकिन गागरोन का दुर्ग अपने कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर आपसे पूछ ले तो बूंदी। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य आपसे युद्ध पूछ लिए तो आपको बताना है 2 युद्ध लड़े गए थे। अगला महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी जो चावंड है उसमें दोस्तों कब स्थापित की थी? 1585 ईस्वी में की थी। अगला राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो इनमें से सभ्यता पूछ रहे तो आपको बताना है आहड़ सभ्यता, ठीक है। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, किससे संबंधित है बनास संस्कृति का? तो बनास संस्कृति दोस्तों अपनी किससे संबंध है? अपने ताम्र पाषाण काल से संबंधित है बनास। अगला कि वंश भास्कर के लेखक आपसे पूछ सकता है, तो वंश भास्कर के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग आपसे पूछ ले तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का। राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो राज रत्नाकर का लेखक आपसे पूछ ले तो इसका लेखक कौन था दोस्तों? तो आपको बताना है राज रत्नाकर का लेखक, इसका लेखक था अपने कौन था? सदाशिव भट्ट। अलग किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? तो किस विद्वान ने किया था? तो ऐसा विद्वान था दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। क्या वितरित किए जाते हैं? तो इनमें दोस्तों अपने क्या क्या वितरित किए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमें गेहूं, चावल, चीनी वितरित किए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टमाटर मंडी स्थित है? तो टमाटर मंडी के बारे में आपसे पूछ ले तो बस्सी में टमाटर मंडी स्थित है, ठीक है। चलिए अगले, मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर विश्व के देशों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर अपने विश्व के सभी देशों को अपने 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी के बीच अंतर क्या है? तो इन दोनों के बीच एक अंतर है दोस्तों, स्थिर पूंजी का उपयोग, ठीक है, स्थिर पूंजी का उपयोग, यही अपनी जीडीपी एनडीपी का मध्य का अंतर है। अगला प्रश्न है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? जिनमें से बड़ा परिवर्तन पूछ ले तो आपको बताना है आधार वर्ष गणना विधि दोनों का बदलाव किया गया है। आधार वर्ष गणना विधि दोनों का बदलाव किया गया है। अगला, जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता जा सकते हैं। तो जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता कहां पे जा सकते हैं? तो अपने जा सकते हैं राज्य उपभोक्ता आयोग में। अगला प्रश्न है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर है दोस्तों वो अपने किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तरलता अधिमान द्वारा। तो ब्याज के तरलता अधिमान एक सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या होता है दोस्तों कि ब्याज दर का निर्धारण तरलता अधिमान, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोफेंसेस, ठीक है, तथा
मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए इसको तरलता अधिमान सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले कि चेक जारी किया जा सकता है, चेक जारी किया जा सकता है तो कब जारी किया जा सकता है? तो बैंकों में जमा राशि के विरुद्ध ही चेक जारी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपके खाते में पैसे हैं तो ही आप चेक जारी कर सकते हो, अन्यथा आपके पास खाते में पैसे ही नहीं है तो आप किस तरह से चेक जारी करोगे, ठीक है। अगले कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए अपना वित्त मंत्रालय है, ठीक है। वित्त मंत्रालय, भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है और सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत भारत सरकार का है, ठीक है। विभिन्न मूल्य वर्गों में, ठीक है, वित्त मंत्रालय का आ जाता है इसमें, ठीक है। चलिए, अरे भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, तो अपने 1965 की बात है। अगला कि विश्व बैंक के अनुसार कितनी अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निर्धारित रेखा का माना जा सकता है? तो निर्धारित रेखा माने तो इसमें दोस्तों 1.25 अमेरिकी डॉलर। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग वह है, तो विश्व व्यापार संगठन का अंग आपसे पूछ ले तो बताना है गेट सदस्य द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, ठीक है। अगला कथन कह रहा है कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। वहीं कारण कहता है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से क्या कहता है कि जो भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की और कारण कहता है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी क्या? तो इनमें से कूट की बात करें तो दोस्तों अपने कूट सही सम्मिलित आ जाता है अपने चौथा किस तरह आ जाता है? क्योंकि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। ये अपना चौथा राइट आंसर रहेगा। ए गलत इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की थी और इसमें क्या दे रखा है? इसमें अपने दे रखा है 1990। ये अपना गलत आ जाए क्योंकि 1991 में की थी भारत सरकार ने, ठीक है, नई आर्थिक नीति की घोषणा। और वित्तीय संकट का सामना करने के लिए इन संस्थानों द्वारा कुछ शर्तें जैसे कि सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप करेगी के साथ भारत को ऋण दिया गया, ठीक है। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुक्त व्यापार नीति ने भारत व्यापार का संतुलन खराब कर दिया। तो किस आधार पर खराब कर दिया? कि भारत जो निर्यातक था अब वह यूरोपीय वस्तुओं का आयातक देश बन गया है, ठीक है। वो पहले देता था अब लेता भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में किए गए विभिन्न उपायों पर विचार कीजिए। तो अगर हम इन उपायों पर विचार करें तो ऋण बाजार में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण में इस उद्योग में नवीन स्फूर्ति आई, बिल्कुल आई। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन सहित समृद्ध देशों में विकास की गति तेज करने का संकल्प भारत सरकार द्वारा लिया गया था, बिल्कुल। खाद्य पदार्थ की उत्पादकता और विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में महत्वपूर्ण उपाय किए गए, बिल्कुल किए गए। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कि निम्न में से कौन सा फूट लूज उपयोग का एक उदाहरण है? तो फूट लूज उपयोग का उदाहरण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से सॉफ्टवेयर, ठीक है। फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका हिंदी अर्थ है स्थान स्वतंत्र उद्योग। फूट लूज का हिंदी अर्थ आपसे पूछ ले तो स्थान स्वतंत्र उद्योग। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा व कंप्यूटर उद्योग हैं। कुछ समझ पाए फूट लूज उद्योग के बारे में? अरे फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधन से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है।
इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका हिंदी अर्थ आपसे पूछ ले तो स्थान स्वतंत्र उद्योग, स्थान स्वतंत्र उद्योग। इसके सबसे अच्छे उदाहरणों की बात करें तो एक तो हीरा, डायमंड और एक कंप्यूटर इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, फूट लूज के उदाहरण। ठीक है, यानी कि ये तो चलेंगे। ठीक है, तो इनमें से कंप्यूटर का तो एक भाग है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चीनी, एल्यूमिनियम और तेल शोधन इसका गलत आंसर आ जाएगा। कि चेन्ना कृषि की जाती है, तो चेन्ना कृषि आपसे पूछ ले तो चेन्ना कृषि दोस्तों आपको भी पता होगा कि चेन्ना कृषि अपने कहां पे की जाती है, ये अपने की जाती है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में चेन्ना कृषि की जाती है। और इंडोनेशिया और मलेशिया में पूछ ले तो लद्दाख कृषि की जाती है। और ब्राजील में रोका कृषि की जाती है। और मेडागास्कर में टावी कृषि की जाती है। और फिलीपींस में कैंगन कृषि की जाती है। और म्यांमार में तुंग्या। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके बारे में बताइए। तो ओसाका एक वस्त्र उद्योग है, ओसाका एक वस्त्र उद्योग है, बिल्कुल ओसाका वस्त्र उद्योग है। याकोहामा पोत निर्माण है, बिल्कुल। पिटसबर्ग एक लोहा तथा इस्पात है, बिल्कुल। तो बच्चा कौन सा? ह्यूस्टन अपने ऑटोमोबाइल है क्या? नहीं, यही राइट आंसर आ जाएगा। मेवाड़ शुगर मिल कहां पे स्थित है? तो मेवाड़ शुगर मिल अपने भोपाल सागर में स्थित है। ठीक है, कहां पे है? भोपाल सागर। और भोपाल सागर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और इसकी स्थापना पूछ ले, मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना तो बताना है 1932। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम निजी चीनी मिल है। ठीक है, निजी यानी कि प्राइवेट। अगला कि सवाना घास स्थल है, तो सवाना घास अपने कहां पे सवाना घास स्थल है और तो कहां पे है? अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो किस महाद्वीप में है? तो ये दोस्तों अपने ज्यादातर है एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार। अगला कि समुद्री सतहों पर वृत्त ज्वार आने का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्री सतहों पर वृत्त ज्वार आने का प्रमुख कारण आपसे पूछ लेना तो आपको प्रमुख कारणों में बताना है सूर्य चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल ही अपने ज्वार आने का प्रमुख कारण है। ठीक है, समुद्री सतहों पर। अगला कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के सागरों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसके बारे में अपन को बताना है। तो इसके बारे में बात करें तो अंटार्कटिका के बाद हिंद, अटलांटिक के बाद हिंद, फिर आर्कटिक, फिर दक्षिण चीन। ये अपने विश्व के महासागर और सागरों का सही अनुक्रम है। ठीक है, अगला है कि महासागरीय धारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं की चक्र गति का भाग नहीं है। तो कौन सा चक्र गति का भाग नहीं है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो अपने दोस्तों इनमें इसके जो चक्र गति का भाग है वो अपने नहीं है। इनमें से उत्तरी भूमध्य सागर जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है, कनारी है, लेकिन लैब्राडोर नहीं है। ठीक है, सौरमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। तो सौरमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो तापीय प्रतिलोमन कहलाती है, तापीय प्रतिलोमन। अगला कि वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सही क्रम में लगाइए। तो भूमध्य पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर सही क्रम में अगर लगाए ना तो सबसे पहले भूमध्य न्यून आएगा। वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाएंगे तो भूमध्य रेखीय न्यून आएगा, फिर उप क्षण उच्च आएगा, फिर उप ध्रुवीय न्यून आएगा, फिर ध्रुवीय उच्च आएगा। तो राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंश अक्षांश है। तो अंश अक्षांश स्थित है कहां पे? अंश अक्षांश स्थित है तो दोस्तों ये अपने स्थित है 30 डिग्री माइनस 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों में। ठीक है, अगला दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो 15-15 डिग्री अपन को पूर्व पश्चिम दे दिया। तो बता रहा है कि एन और एम के बीच का समय का अंतर आपसे पूछ ले तो आपको समय का अंतर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है लगभग 2 घंटा 120 मिनट। तो लगभग 2 घंटा होगा, तो 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, चलिए अगला विश्वत व्रत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्वत व्रत के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 कथन सही है, क्योंकि विश्वत व्रत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है
और विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, अगला 95वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से सही कथन का चयन करना है और वहीं असत्य कथन का भी चयन करना है। तो बात करें तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति युति व्युति बिंदु यानी कि सीजीगी कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। युति व्युति बिंदु संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण है, बिल्कुल। युति व्युति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण है, बिल्कुल। युति व्युति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है, नहीं। ठीक है, यही अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि 96 प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सत्ता का जो बंटवारा है वो अपने किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित। तो अपने केवल संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है परिवर्तित। अगला कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका में महिलाओं के कितने प्रतिशत स्थानों को आरक्षित किया गया है। तो नगर पालिका के लगभग 1/3% को आरक्षित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपसे पूछ ले तो स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, अगला भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपसे पूछ ले तब वो बताना है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जा सकता है। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नियुक्त किया जा सकता है, न कि चयनित, न मनोनीत, न कि निर्वाचित। ठीक है, तो ये हो गए अपने 100 प्रश्न कंप्लीट, 100 एमसीक्यू जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा रीट मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत हो रही होगी, उन पे भी क्लिक करो और अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।